नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करेंगे व्हाइट पेपर की और आज हम बात करेंगे उस हादसे की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। बताते चले कि 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से ही लंदन जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के महज ही 5 मिनट बाद ये विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में गिर गया। 230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और पुर्तगाली, एक यहां पर कनाडाई नागरिक सवार था। पायलट कैप्टन सुमित सबरदवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव जो कि कुंदर हैं जैसे कि अनुभवी अफसर थे। फिर ऐसी क्या चूक हो गई जो 43 डिग्री तापमान, पूरी तरह से भरे हुए ईंधन और हाई टेक्नोलॉजी वाले इस विमान को आसमान में टिकने ही नहीं दे सके। तो प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें, सामने ये आया है कि टेक ऑफ के समय ही यहां विमान की जो गति है 174 नॉट्स ही थी और ऊंचाई 825 फीट तक की पहुंच गई थी, जबकि यहां आवश्यकता थी कि 200 प्लस नॉट्स और हजारों फीट की यहां लैंडिंग गियर नीचे ही थे और जो टेक ऑफ के बाद नहीं होने चाहिए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस वजह से ये यहां पर बड़ा हादसा जो है वो पेश आ गया। देखिए, सबसे पहले सवाल जिस तरह से है कि क्या फ्लैप्स या फिर जिस तरह से सवाल उठे कि क्या फ्लैप्स या फिर थ्रस्ट की सेटिंग में ही ये गलती हुई, ये बड़ा सवाल उठा। फिर दूसरा सवाल यहां पर ये उठ गया कि क्या ऑटोमेशन के भरोसे इनकी यहां पर जो सतर्कता थी, इंसानी सतर्कता कमजोर पड़ गई, कि क्या पूरी तरह से मेल नहीं हो पाया, क्या गर्मी और ईंधन भार ने विमान की लिफ्ट को ही कम कर दिया था। ये तमाम तरह के सवाल थे। उसके बाद आगे बढ़ जाते और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि क्या ये इंसानी भूल है या फिर सिस्टम फेल था, कि पायलट की गलती थी या फिर जो बोइंग एयरलाइन कंपनी है उसकी यहां पर ये गलती थी, क्योंकि बोइंग पर काफी तरीके से सवाल उठ रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जिस तरह से बार बार ये सवाल तो उठे, लेकिन इस बीच में अब जिस तरह से लोगों की जानें चली गई तो कई तरह के सवाल आम लोगों की तरफ से भी उठे। पूरे देश के अंदर आज आपने देखा श्रद्धांजलि समारोह चला, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने मौन भी रखा और आत्माओं की शांति की दुआएं भी मांगी, लेकिन सिस्टम फेल है या फिर जिस तरह से ये काम हुआ इस पर सवाल निशान। आज ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले संकेतों का इंतजार था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स तो मिल गया, लेकिन उसके बाद अब शुरुआती जांच जिस तरह से होगी इस पर नजर है। लेकिन फिलहाल शुरुआती आंकड़े 70 से 80% संभावना ये जताना चाहते हैं, यानी कि 70 से 80% संभावना ये मानी जाती है कि ये हादसा कॉन्फ़िगरेशन एरर का नतीजा था। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो एरर है वो किस तरह से रहा था, क्यों आखिर ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन एरर यहाँ पर रहा, ये समझना भी जरूरी था। देखिए, भारत में एक बार फिर से विमानन सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यानी कि समझिए 1:38 पर आपकी फ्लाइट ने उड़ान भरी और 40 मिनट पर ही इस तरह से घटना पेश आ गई। महज 2 मिनट में ही ये पूरा मंजर बदल गया। तो हादसे के बाद पूरा इलाका यहाँ धुआंधार हो गया, आग की चपेट में आ गया। उसके बाद प्रारंभिक जांच में इंजन में तकनीकी खराबी और विमान के पिछले हिस्से में ही यहां किसी वस्तु से टकराने की आशंका जताई गई। इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम और पुलिस कमिश्नर से भी बात की। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रही। भारत में ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े विमान हादसे देश को झकझोर चुके हैं, जैसे कि 1972 में जापान एयरलाइंस का दिल्ली में हादसा हुआ, 1978 में अरब सागर की एयर इंडिया 855 का आप देखिए क्रैश किस तरह से देखने को मिला, 1996 का चरखी दादरी यहाँ मिड एयर क्लॉजडन जो 2010 में यहाँ मंगलोर एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलकर खाई में विमान गिर गया था। ये तमाम तरह के हादसे पेश आए, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय सबसे ज्यादा खतरा यही रहता है। 2023 में यहाँ दुनिया भर में 109 हादसों में से 37 टेक ऑफ के दौरान हुए हैं। तो भारत में उड़ानें अब भी सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन अहमदाबाद जैसी घटना यहाँ सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की चेतावनी दे देती है, क्योंकि जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर ये बड़ी घटना हुई, अब ये समझना जरूरी है कि आखिर कब कब विमान हादसे हुए। तो यहाँ पर आपको दिखा भी रहे थे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी था कि आखिर कब कब ये हादसे हुए। सबसे पहला हादसा देखिए, अहमदाबाद हादसे की अगर हम बात करें तो 12 जून 2025 को ये हुआ, यानी 12 जून, अभी आप देखिए आज 13 जून है,
कल ही महज ये हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, टेक ऑफ का सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। 242 लोग सवार थे, लेकिन उसमें से 241 की मौत हो गई और एक शख्स उसमें आप देखिए किस तरह से जिंदा वापस आ गया। और सबने कहा कि जाकू राखी साइया मार सके ना कोई, लेकिन फिर भी यहाँ जापान एयरलाइंस की अगर बात करें तो 14 जून 1972 को आप देखिए किस तरह से घटना घटी। पालम दिल्ली में यह हादसा हुआ, 82 यात्रियों की मौत हो गई और कारण ये बताया गया कि गलत ग्लाइड पाथ था। फिर उसके बाद एयर इंडिया 855 1 जनवरी 1978 को उड़ान से ही यहाँ पर आप देखिए मुंबई से ये उड़ान भरते ही हादसा पेश आ गया। 213 लोगों की मौत हो गई और कारण ये बताया गया कि पायलट चूक और उपकरण फेल हो गया। फिर चरखी दादरी की तरफ जब बात उड़ी तो यहाँ 12 नवंबर 1996 का वो दिन था। 2 विमान हवा में टकराए, 349 लोगों की मौत हुई। भारत का सबसे बड़ा ये हादसा माना गया। उसके साथ साथ पटना क्रैश की अगर बात करें 17 जुलाई 2000 को ये मामला सामने आया था। एक बड़ी घटना हुई थी। एयरलाइंस एयर फ्लाइट 7412 लैंडिंग के वक्त ये क्रैश हुआ, 60 लोगों की मौत हो गई। मंगलोर हादसा जब पेश आया 22 मई 2010 को। ये तमाम वो हादसे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिलसिलेवार हादसे जो हैं वो हुए, जिनसे सीख लेने की जरूरत थी, लेकिन आज तक नहीं ली गई। अब 2010 में रनवे से फिसलकर विमान खाई में गिर गया, 158 लोगों की मौत हो गई। रनवे और मौसम जिम्मेदार बताया गया कि रनवे सही नहीं था और मौसम इसका जिम्मेदार हो गया। और उसके बाद कोझिकोड हादसे की अगर बात करें 7 अगस्त 2020 को ये बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें रनवे पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। अब 18 मौतें हो गई, दोनों पायलट भी शहीद हो गए थे। तो ग्वालियर जनवरी 2023 को 2 फाइटर जेट्स की टक्कर होती है, एक पायलट की मौत हो जाती है और हादसों के सामान्य कारण बताए गए। तकनीकी खराबी बताई गई, मानवीय भूल बताई गई, खराब मौसम बताया गया और रनवे पर कमी बताई गई। लेकिन इन तमाम सवालों में, इन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़े हादसे ध्यान में अगर रखे जाए तो इससे सबक क्या लिया गया? बेहतर ट्रेनिंग, हाईटेक ऑटोमेटिक सिस्टम, सख्त नियम, थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट जरूरी है। ये तमाम वो बातें थी जिन पर गौर करने की जरूरत थी और कहा गया कि हाँ, इन पर गौर भी किया गया है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया या फिर देश में कोई विमान हादसा हुआ हो, क्योंकि अगर इतने सारे हादसे हो रहे हैं तो फिर उससे सबक लेने की जरूरत थी। आजादी के बाद से अब तक भारत ने कई भीषण विमान हादसे देखे। कुछ हादसे रनवे पर फिसलने से हुए तो कुछ हवा में ही यहाँ टकराने की वजह से। साल 1996 में यहाँ पर हरियाणा की चरखी दादरी इलाके में, ये चरखी दादरी में 2 विमान हवा में टकरा गए थे, जिसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। ये भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे भयावह मिड एयर टक्कर थी। और 2010 में मंगलोर और 2020 में कोझिकोड विमान हादसा, जो कि 158 और 17 लोगों की इसमें जान चली गई थी। ये तमाम वो बड़े हादसे आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि पहले आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा, अब आप डिटेल में देखिए। देखिए, सबसे पहले पटना, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इन सभी शहरों ने यहाँ इन विमान दुर्घटनाओं का खौफनाक मंजर देखा है। और वही यहाँ अगर देखा जाए कि अलग अलग वजहें भी रही, कभी पायलट की चूक रही, कभी तकनीकी खराबी रही, तो कभी खराब मौसम रहा। सवाल अब ये है कि क्या भारत की विमानन व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि जिस तरह से सवाल तो उठा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, अब विमान हादसों की जो बड़ी वजह रही थी, टेक्निकल फेलियर, पायलट की गलती, मौसम खराबी और रनवे पर अड़चन। यानी कि अगर तकनीकी खराबी होती है, टेक्निकल फेलियर हो जाता है, तो उस पर काम करने की जरूरत थी। पायलट की गलती अगर हो जाती है तो उस पर काम करने की जरूरत थी। फिर यहाँ पर मौसम खराबी की बात आ रही थी कि ठीक है, अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से ये हादसे पेश आ गए। रनवे पर अड़चन, लेकिन अगर सरकार एक दावा करती है कि रनवे और एयरपोर्ट्स को इलैबोरेट करने की बात हुई, बड़ा बनाने की बात हुई, मॉडर्नेशन की बात हुई, डिजिटलाइजेशन की बात हुई, तो फिर ये तमाम बातें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल उसके बाद अब क्या हमें जरूरत है, किस तरह के काम को करने की जरूरत है, क्या बदलाव होने चाहिए? ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए कि जिससे पता चल सके कि आखिर वजह क्या है और कहां पर कमियां रह गई, और एक ऐसा सिग्नल होना चाहिए कि खराबी आ रही है तो तुरंत उसे ठीक भी किया जाना चाहिए। ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए।
पायलट ट्रेनिंग और फिटनेस होनी चाहिए। जो बड़ा दावा भी होता है कि पायलट्स की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी हुई है, फिटनेस बहुत अच्छे से है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रनवे मॉनिटरिंग होना जरूरी था कि अगर रनवे बनाया गया है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या काम किया गया, कौन सी कमेटी बनाई गई है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। त्वरित रेस्क्यू रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह से कोई हादसा हो जाता है या फिर किसी भी तरह से घटना हो जाती है, जिससे मे डे की बात बार बार हो रही थी, मे डे की भी बात करेंगे आगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आपका स्वागत है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई और इस हादसे में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शामिल था, जो अब तक सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमानों में गिना जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बोइंग विवादों में आया है। 2018 और 2019 में बोइंग 737 मैक्स के 2 क्रैश में 346 लोगों की मौत हो गई थी। साउथ कोरिया में भी 2024 में बोइंग का विमान क्रैश हो चुका है और FAA की रिपोर्ट ये कहती है कि 6000 हादसों में 9000 से भी ज्यादा लोगों की मौत बोइंग विमानों में हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या बोइंग की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई बुनियादी खामी है। FAA इस हादसे की जांच कर रही है और फिर ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अहमदाबाद हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। लेकिन बोइंग पर कई तरह के सवाल उठ चुके हैं। अब यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा जो हुआ है, जिसमें कि फ्लाइट है AI-171, रूट जो इसका था वो अहमदाबाद से लंदन गेटविक तक और विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर हम पैसेंजर्स की बात करते हैं तो 242 था, जिसमें कुल मिलाकर 230 यात्री थे और उसमें 12 क्रू मेंबर्स थे। और बोइंग विमानों को क्रैश हिस्ट्री के तौर पर अगर देखा जाए तो फिर अब समझना जरूरी है कि आखिर क्यों बोइंग जो विमान है वो बार बार चर्चा में आ जाते हैं। 2018 की बात कर लीजिए, यहाँ लाइन एयर 189 लोगों की मौत हो गई। ये जब आंकड़ा बढ़ गया उसमें 179 लोगों की मौत बताई गई। तो 2019 में ही यहाँ इथोपियन एयरलाइंस की अगर बात करें तो 157 लोगों की इसमें मौत हो गई। 2024 में साउथ कोरिया की अंदर अगर बात करें तो आप देखिए 180 लोगों की मौत हो गई थी। 2025 में अहमदाबाद में यहाँ जिस तरह से घटना घटी, जांच लगातार जारी की गई थी। तो क्या बोइंग में ही खराबी है, ये अब समझना जरूरी था, क्योंकि जिस विमान में लोगों ने उड़ान भरी है उसके बाद समझना ये जरूरी था कि क्या विमान में खराबी थी या फिर जो क्रू उसके अंदर था उनसे काम नहीं हो पाया, पायलट की गलती थी। कई तरह के सवाल हैं। फ्यूल नहीं मिला, इंजन ने नहीं काम किया, पायलट की गलती थी, किस वजह से चिड़िया टकरा गई, या फिर हवा में क्या कुछ ऐसा घटा कि 2 मिनट में ही इस तरह से बड़ा मंजर देखने को मिला। MCAS सिस्टम में यहाँ खामी हुई, ये तमाम तरह के सवाल। फिर ये कहा गया कि इंजीनियर्स ने पहले से ही चेतावनी दी थी। अब FAA ने यहाँ पर, ये FAA है जिसने विशेष ऑडिट भी किया, संरचना में जोड़ों की यहाँ जो गड़बड़ी है वो भी बताया। FAA की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 6000 घटनाएं, 415 यहाँ घातक हादसे हुए, 9000 से ज्यादा मौतें हुई। अब सवालों के घेरे में बोइंग आ गया है। तो अब यहाँ पर बोइंग के खिलाफ ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। घटिया निर्माण यहाँ पर इसका हुआ है, इमरजेंसी मास्क होना चाहिए था, फेलियर इसमें पूरी तरह से है। और इंजीनियर्स की जो संदिग्ध मौत यहाँ हो गई थी उस पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों की जो धमकी है वो भी देखने को मिली। फिर अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। तो ये हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के साथ हुआ। ये एक ऐसा विमान जिसे अब तक बेहद सुरक्षित माना जाता था, लेकिन शुरुआती जांच और वीडियो फोटो के विश्लेषण से कुछ तकनीकी खामियों की तरफ इशारा भी मिल रहा है। उड़ान के ठीक बाद ही यहाँ विमान की स्थिति असामान्य थी। आमतौर पर टेक ऑफ के कुछ सेकंड के भीतर लैंडिंग गियर बंद कर दिए जाते हैं और फ्लैप्स को यहाँ कुछ देर तक खुले रखा जाता है ताकि लिफ्ट बनी रहे और विमान तेजी से ऊंचाई पकड़ सके। लेकिन इस मामले में लैंडिंग गियर नीचे ही रहा और फ्लैप्स बहुत जल्दी बंद कर दिए गए। अब रिपोर्ट ये कहती है, अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो रिपोर्ट ये कहती है कि पायलट ने पहले गियर को बंद करने की कोशिश की लेकिन फिर तुरंत बाहर कर दिया। ये तब होता है जब पायलट को लगता है कि विमान थ्रस्ट यानी कि ताकत कम दे रहा है। हो सकता है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान की पावर गिर गई हो। और दूसरी बड़ी संभावना यह है कि हाइड्रोलिक या फिर मशीनी खराबी हो। अगर गियर सिस्टम फंस गया है तो फिर पायलट को दोनों सिस्टम
गियर ऑफ और साथ ही आप देखिए गियर और फ्लैप्स को एक साथ बाहर रखना खतरनाक लग सकता है, क्योंकि इससे हवा में बहुत ज्यादा रुकावट आती है और फिर रुकावट आने के बाद विमान को चढ़ाई में मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में पायलट ने गति बनाए रखने के लिए फ्लैप्स जल्दी बंद कर दिए होंगे, लेकिन ऐसा करने से भी विमान की लिफ्ट कम हो जाती है और विमान यहाँ स्टॉल की जो स्थिति है वो स्टॉल की स्थिति में जा सकता है, यानी कि रफ्तार के बावजूद वो हवा में टिक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि राडार राइट से इस्तेमाल हुआ, जो बाएं इंजन में खराबी की ओर इशारा करता है, लेकिन ये अकेले इस क्रैश को नहीं समझा जा सकता। दरअसल 600 फीट की ऊंचाई पर गियर बाहर और फ्लैप्स बंद होना ये गंभीर खतरे का संकेत है। या तो तकनीकी खामियां थी या फिर पायलट्स ने आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने की कोशिश की, लेकिन देरी हुई और लिफ्ट कम, वायु प्रतिरोध ज्यादा और कम ऊंचाई की वजह से विमान जो है वो स्टॉल हो गया। अब जांच का असली चेहरा ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट से सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये समझना भी जरूरी है, एयर इंडिया और बोइंग दोनों एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि सवाल जिस तरह से उठ रहे हैं। अब देखिए टेक ऑफ का जो खतरा है वो खतरनाक स्थिति जो है, लैंडिंग गियर नीचे, फ्लैप्स बंद, ऊंचाई सिर्फ 600 फीट, तो यहाँ पर सवाल उठ जाते हैं। तो यहाँ लैंडिंग गियर नीचे है, फ्लैप्स बंद है, ऊंचाई सिर्फ 600 फीट है, टेक्निकल स्टैंडर्ड के ये खिलाफ हो जाता है। और फिर टेक ऑफ की जो खतरनाक स्थिति यहाँ पर बनती है वो अगले देखिए किस तरह से क्या हुआ टेक ऑफ के वक्त, यानी कि जब टेक ऑफ हुआ उस वक्त क्या कुछ घटा ये समझना जरूरी था, क्योंकि पायलट ने गियर बंद किया, फिर तुरंत बाहर कर दिया और यह फ्लैप्स बहुत जल्दी बंद हुआ और शायद पावर में कमी आ गई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसी के आधार पर अगर बात की जाए तो ये तमाम पहलू लगते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक फेलियर की संभावना भी है। फिर फ्लैप्स यहाँ पर ये गियर दोनों बाहर हैं, ज्यादा हवा की प्रतिरोध है और फिर उसके बाद पायलट ने गति बनाए रखने के लिए फ्लैप्स को हटा दिया। ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी हुआ है, जिसमें 2 मिनट में ही आप देखिए किस तरह से पूरा मंजर बदला। फिर कम स्पीड और कम लिफ्ट की वजह से स्टॉल की जो स्थिति है वो ऐसे यहाँ काम आती है, लेकिन फ्लैप्स बंद और लिफ्ट कम, फिर गियर बाहर और ड्रैग ज्यादा। तो यहाँ नतीजा ये निकलता है कि विमान टिक नहीं पाया और नीचे गिर गया, यानी कि जितनी फोर्स आपको चाहिए थी, जितनी एनर्जी चाहिए थी, जितनी स्पीड चाहिए थी, नहीं हुई, पायलट से संभाला नहीं गया, जिसकी वजह से ये घटना पेश आ गई। फिर ब्लैक बॉक्स डेटा की अगर हम बात करें कि अगर जांच होती है तो फिर क्या हो सकता है। अब जांच में क्या होगा आगे, क्योंकि विमान हादसे जिस तरह से बढ़ रहे हैं जांच तो लाजमी है, लेकिन ब्लैक बॉक्स का डेटा देखना जरूरी है। ब्लैक बॉक्स बहुत अहम है जो आज मिला भी है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होगा, इंजन पर अलग से ही फोकस किया जाएगा। फिर यहाँ पर बोइंग की जो तकनीकी संरचना है जांच के घेरे में आ जाएगी और ये तमाम 4 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरा काम किया जाएगा। क्योंकि अब अहमदाबाद की अगर बात करें तो जिस तरह से बोइंग पर सवाल उठ रहे हैं, तो अब कार्रवाई आगे क्या होगी इस पर नजर है। अहमदाबाद में ही देखिए जिस तरह से बड़ी घटना हुई, 242 लोग इसके अंदर सवार थे, 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की जान भी बच गई। तो एयर इंडिया और डीजीसीए ने हादसे की संयुक्त जांच शुरू कर दी। अब ब्लैक बॉक्स क्या है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ आपको ये दिखाना जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स क्या है। ब्लैक बॉक्स 2 अहम डिवाइस होते हैं जो यहाँ आप देखिए किस तरह से कनेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ब्लैक बॉक्स की यहाँ पर जो एक खासियत है वो देखिए, विमान दुर्घटना की जांच में ये बेहद जरूरी भूमिका निभाता है। और उसके बाद आगे कार्रवाई देखिए किस तरह से होती है। सीवीआर जो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, कॉकपिट के अंदर पायलट्स की जो बातचीत है, अलार्म, बैकग्राउंड नॉइज, ये रिकॉर्ड करता है। यानी कि अगर इस पर कार्रवाई होती है, ब्लैक बॉक्स को खंगाला जाता है, तो सारी स्थितियां समझ आ जाएंगी। फिर इसमें आमतौर पर आखिरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग स्टोर होती है, और ऐसा नहीं है कि अगर दुर्घटना हो गई है तो ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होगा। ब्लैक बॉक्स अपने अंदर सारे डेटा को रिकॉर्ड कर रखता है। एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये विमान से जुड़ी तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड करता है, और तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड करने के बाद आप देखिए किस तरह से एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये विमान से जुड़ी हुई जब तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड करता है, इसे जब खंगालने की कोशिश होगी तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि किस तरह से जो पहलू हैं वो निकल कर सामने आएंगे।
अब ज्यादा तौर पर फोकस जो है वो ब्लैक बॉक्स पर है और अब ब्लैक जो बॉक्स है इसी पर पूरी तरह से कार्रवाई चलेगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ हाई टेम्परेचर और वाटरप्रूफ ये होता है और 1500 डिग्री सेल्सियस तक की आग में भी काम कर सकता है। यानी कुछ नहीं होता है, 1500 अगर डिग्री सेल्सियस तक भी आग लग जाए तो भी ये डैमेज नहीं होता। 6000 मीटर की जो गहराई तक है पानी में बच सकता है। यानी कि अगर 6000 मीटर की गहराई तक भी इसे भिगो दिया जाए या डुबो दिया जाए तब भी ये बच सकता है। क्रैश के बाद 30 दिन तक वीप सिग्नल देता है जिससे इसे खोजना बहुत आसान हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ब्लैक बॉक्स जो कि अब हाथ लग गया है और विमान दुर्घटनाओं की ही वास्तविक वजह जानने में मदद भी करता है। टेक्निकल फॉल्ट, ह्यूमन एरर या फिर मौसम जैसी वजहें इसमें स्पष्ट होती हैं। एविएशन सेफ्टी सुधारने के लिए अहम सुराग ये दे देता है कि आखिर किस वजह से ये बड़ी घटना हुई है। ये तो ब्लैक बॉक्स से ही अब पता चलेगा। तो यहाँ टेक्नोलॉजी के इस युग में जब विमान उड़ान भरते हैं तो हम उन्हें यहाँ सुरक्षित मानकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब आसमान से ऐसी कोई दिल दहला देने वाली खबर आती है तो न केवल यात्रियों के परिवार टूट जाते हैं बल्कि विश्वास भी चरमरा जाता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को अब तक यहाँ सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमानों में गिना जाता था, लेकिन आज वही विमान सवालों के घेरे में है। क्या ये सिस्टम फेलियर था? क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री में कोई खामी थी, लापरवाही छुपी हुई है, या फिर क्या हमें पायलट्स को और बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत है? इन सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आएंगे जब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग खुलेगी, जब आवाजें सामने आएंगी, जब सिस्टम की परतें उधाड़ी जाएंगी। और जब परतें उधड़ती हैं, लेकिन आज इस हादसे से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कई परिवार उजड़ गए हैं। उन पर क्या बीती होगी इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है, असंभव है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। सरकार, एयरलाइंस और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट बनाने की नहीं बल्कि भरोसे को बहाल करने की है। और एक सवाल सबके मन में है, सिर्फ हमारे ही मन में नहीं, सबके मन में है, क्या हम आसमान में वाकई सुरक्षित हैं? कैमरा और कंट्रोल रूम से अभी तक के लिए इतना ही यहाँ पर आपको बताते चलें, लेकिन फिलहाल संवेदनाएं हमारी उन्हीं लोगों के साथ हैं। जाते जाते इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।